हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी मुताबिक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएंगी। 50 एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा और उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपने सही तरीके से रिटेन किया है या नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई है या नहीं। और जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पैटर्न में रहेंगे, जिससे आप क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्लेमेटाइजेशन है वो भी हो जाएंगी। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद वीकली आंसर राइटिंग भी करवाया जाएगा ताकि आप बेटर आंसर लिख पाए इन मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट रहेंगे, टेस्ट के रिगार्डिंग हो, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग हो, क्लास के रिगार्डिंग हो, सभी को कैटर किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इसी साल में मुझे जहाँ तक ध्यान है, अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो अप्रैल महीने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो बिल तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास किया गया था उसको गवर्नर ने रिज़र्व करके रखा था। तो उसको उसके ऊपर दो बेंच की जजेस ने जजमेंट दिया था कि जो आपका गवर्नर है या फिर प्रेसिडेंट है उनको 3 महीने के अंदर पर्टिकुलर बिल के ऊपर एक्शन लेना होगा, मतलब एसेंट देना होगा। और अगर नहीं देते हैं या फिर कोई जवाब भी नहीं देते हैं, पेंडिंग रखते हैं या फिर रिजर्व रखते हैं, तो उसको डीम एसेंट मान लिया जाएगा कि उसमें एसेंट आ गया है। और इसी के बाद क्या हुआ, आपका जो एक कन्फ्लिक्ट है वो चालू हो गया, डिबेट चालू हो गई बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर का, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो पावर है उसको डिलिनिएट करता है या फिर बांटता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव वो भी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, तो क्या उनको इस तरीके से जो टाइमलाइन बांध के दिया गया है, क्या ये सही है, क्या ये वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो उसके ऊपर 14 क्वेश्चन रेफर किया गया था बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर रहता है अंडर आर्टिकल 143 कि वो आपकी एडवाइस सीख कर सकती है फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है कि इस आर्टिकल का जो मेन आर्ग्यूमेंट है एंड सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल है वो है कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था 14 क्वेश्चंस का अंडर आर्टिकल 143 कि क्या जो आपके गवर्नर है अंडर आर्टिकल 200 और प्रेसिडेंट है अंडर आर्टिकल 201 वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 200 फॉर गवर्नर है एंड 201 फॉर प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी स्टेट के बिल को रिजर्व रख सकते हैं अगर इट इज़ रेफर्ड बाय द गवर्नर। तो उसमें अभी क्या है कि रूलिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपके नो पॉकेट वीटो। तो जो गवर्नर है, द गवर्नर कैनॉट सीट ऑन बिल्स इनडेफिनेटली। तो आपके क्या है, एक अनिर्दिष्ट काल तक जो गवर्नर है वो बिल के ऊपर बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपकी असेंबली ने बिल पास किया है उनके पास पॉपुलर मैंडेट है, वो लोगों के द्वारा चुन के आए हैं और बिल पास होगा, लॉ बनेगा तो ही वो काम कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, जो आपकी ऑप्शन है विथहोल्ड एसेंट, तो उसको क्या करना है, सिंपल करना है। और जस्ट रिफ्यूजिंग विदाउट एक्शन इज़ इनवैलिड। तो कोई एक्शन लिए बिना अगर रिफ्यूज़ करते हैं या फिर बिल को आपका जमा रख देते हैं वो इनवैलिड है, तो पॉकेट वीटो नहीं है।
तो गवर्नर को क्या करना है, मस्ट रिटर्न द बिल विथ अ मैसेज। तो गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर उस पर्टिकुलर बिल के बिहाफ पे एक्ट करना पड़ेगा। या तो उस बिल को एसेंट दे, उसको लॉ बनाए। अगर लॉ नहीं बनाते हैं तो पर्टिकुलर बिल को क्यों लॉ नहीं बना सकते हैं गवर्नर, उसको लिखित तौर पे देना होगा ताकि उस पर मॉडिफिकेशन लाई जा सके। तो इसीलिए नो पॉकेट वीटो, तो पॉकेट वीटो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, पॉपुलर मैंडेट के अगेंस्ट है, जिससे एग्जीक्यूटिव जो है, जो पॉपुलर मैंडेट लेके आई है, वो काम नहीं कर पाती है। दूसरा हो गया रिजेक्शन ऑफ रिजिड टाइमलाइन। तो जो रिजिड टाइमलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस बेंच ने दिया था, 3 मंथ का जो टाइमलाइन था, तो उसको क्या किया, ओवर रूल कर दिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जो 5 जजेस बेंच है उन्होंने ओवर रूल किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो डिले है वो बुरा है, लेकिन जुडिशरी जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स लाइक गवर्नर को। मतलब जो पुराना जजमेंट था कुछ महीने पहले का, उसको इसमें रिवर्स कर दिया गया, 3 महीने के जो डेडलाइन था उसको। जुडिशियल रिव्यू ऑफ इनएक्शन। तो वाइल कोर्ट कैनॉट रिव्यू द मेरिट ऑफ गवर्नर्स डिसीजन टू विथहोल्ड एसेंट, prolonged, unexplained and indefinite action is subjected to judicial review। तो ये है कि जो आपकी गवर्नर साहब है जिन्होंने बिल को रिजर्व रखा है बहुत समय तक, तो उसमें अगर रिजर्व रखा है या रिटर्न किया है, कोई मेरिट है तो अलग बात है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर उसको इनडेफिनेट इनएक्शन के साथ रहते हैं तो वो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू रहेगा। क्योंकि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, कोई अगर उस पर वर्क नहीं करता है तो उसके लिए कोई तो होना चाहिए जो उसको इंटरप्रेट करे, जो उसको रिव्यू करे, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा। इम्यूनिटी अभी क्या है, आर्टिकल 361 में ये इम्यूनिटी है। द इम्यूनिटी ग्रांटेड टू द गवर्नर प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बट डज नॉट शील्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। तो अभी ऐसा है कि आर्टिकल 361 के अंदर जो गवर्नर है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है उसके अगेंस्ट जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। तो जो जुडिशियल रिव्यू किया गया था बिल को लेके, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर था और उसमें गवर्नर साहब जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसीलिए इसको रिव्यू किया गया था। जो इम्यूनिटी है इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्यूनिटी है वो क्रिमिनल एंड सिविल केस जो लग सकता है गवर्नर के ऊपर, इंडिविजुअल जो रहेंगे उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी जब तक वो गवर्नर रहेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ में तो हो सकता है। वो चीज़ें इसमें कही गई है। तो इसमें क्या है, एक तो दोनों चीज़ों की मर्यादा रखी गई है। जुडिशरी की मर्यादा भी रखी गई है कि उनको जुडिशियल रिव्यू करना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को लेके तो उसको वो जुडिशियल रिव्यू करेंगे। लेकिन ठीक है, टाइमलाइन जो दिया गया था 3 महीने का वो उसको हटा दिया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि उसको एज सुन एज पॉसिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो उसको आपका क्या करना है, जो विथहोल्ड है उसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है कि क्यों विथहोल्ड किया है, ओके विथहेल्ड किया है या फिर क्यों उसको पास नहीं किया है, कोई रिटर्न आंसर देना ज़रूरी है। ओके, डिस्क्रिशन एंड एड एंड एडवाइस। तो इन द स्पेसिफिक एक्ट ऑफ ग्रांटिंग एसेंट द गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो अभी क्या है, बहुत सारे केसेस में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी रहती है डिफरेंट चीज़ों को लेके। तो कोई अगर पर्टिकुलर जो आपकी लॉ है, जो बिल है जो पास किया गया है बाई लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट है तो उसमें उस पर्टिकुलर बिल को पास करने के लिए गवर्नर बाउंड नहीं है, नो डाउट, लेकिन उनको लिख के देना ज़रूरी है। रिटर्न जो करना है बिल को उसको लिख के देना ज़रूरी है। और जो डीम्ड एसेंट का प्रोविज़न रखा था जिसमें आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो आर्टिकल 142 क्या होता है, टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो इसमें जो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया कुछ दिन पहले का जो जजमेंट था, अप्रैल 8 का था मुझे जहाँ तक ध्यान है, तो उसमें आर्टिकल 142 का जो इस्तेमाल हुआ था कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कि गवर्नर अगर पास नहीं करते हैं तो उसको एसेंट मिल गया ऐसा मान लिया जाएगा अगर 3 महीने पास हो जाते हैं तो उस चीज़ को रिवर्स कर दिया गया। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा,
ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आया है जो 14 क्वेश्चंस को रेफ़र किया गया था, तो इसमें बहुत सारी आपकी डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड जो हमारे ऑनरेबल बेंच थे उनके बीच, और फाइनली ये कंक्लूजन निकल के आया है कि पॉकेट वेटो नहीं है, पर्टिकुलर टाइम में वापस करना है। जो टाइम लिमिट दिया था उसको हटा दिया गया है। जो जुडिशियल रिव्यू है अगर इनएक्शन होता है तो किया जाएगा। इम्यूनिटी जो है वो सिविल एंड क्रिमिनल केस के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को पालन नहीं करते हैं तो रिव्यू हो सकता है। गवर्नर का डिस्क्रिशन है अगर पर्टिकुलर जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो, बाकी एड एंड एडवाइस को फॉलो करना है, और अगर नहीं करते हैं तो उसका रीज़न देना है। और बाकी जो डी मेसन का आर्टिकल 142 इस्तेमाल किया गया था उसको रिजेक्ट किया गया है। तो अभी ये जो मुद्दा है वो हमने समझा। तो इसमें इसी टॉपिक के इर्द गिर्द डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकती है, तो इसीलिए हमें क्या है पूरे चीज़ों को हॉलिस्टिकली समझना है। जैसे कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है गवर्नर के पावर को लेके या फिर गवर्नर का जो रोल है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका थोड़ा हिस्टोरिकल हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो कॉलोनियल ओरिजिन है प्री 1947 में। तो जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है ओरिजिनेटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें प्रोविंशियल गवर्नर्स का प्रोविज़न था, और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो ब्रिटिश क्राउन के एजेंट थे, एजेंट की तरह काम करते थे। तो आज भी अगर हम देखें तो वो चीज़ क्या है बहुत हद तक मेंटेन होके रखा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये कहा है कि जो गवर्नर का पोजीशन है इट इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। स्टिल जो हैंगओवर है वो हम अभी भी देख सकते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एडॉप्शन में भी हम देख सकते हैं कि जो गवर्नर का रोल है वो एजेंट की तरह रहता है बहुत समय पे, जिसको बहुत लोग या फिर बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इंक्लूडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन के बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट द रोल एक्सटेंसिवली, तो जो रोल है उसको एक्सटेंसिवली क्या कहा गया है बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डिफेंड किया था इन्होंने कि जो गवर्नर है वो लिंक रहेंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इसीलिए आर्टिकल 153 एंड 62 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो अभी 153 से लेके 162 तक क्या है गवर्नर के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है। तो पर्टिकुलरली 53 क्या है, 54 क्या है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। और ये जो प्रोविज़न है बाद में हमने ये ड्रॉ किया फ्रॉम कैनेडियन मॉडल। तो अर्ली ईयर्स में देखें तो गवर्नर जो थे वो सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, स्टेट्समैन होते थे, उनको बनाया जाता था। तो वो आपकी जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, रोल है, उसको प्ले करते थे। फिर धीरे धीरे रीजनल जो पार्टीज़ है उनकी राइज होने लगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, आपका गवर्नर को इस्तेमाल किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा गवर्नर को इस्तेमाल किया जाने लगा टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। जैसे केरला में 1957 में डिसमिस किया गया था। इसमें 59 है लेकिन पहला डिसमिसल 57 में हुआ था। 57 नहीं सॉरी ठीक ही है, 59 में हुआ था। 57 में आपकी जो EMS नंबूदिरी पद है बाई CPI पार्टी थे शायद, उससे CM बने थे, उनकी पार्टी जीती थी। तो उनका जो रीजनल पार्टी का राइज था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टॉलरेट नहीं किया था, और आर्टिकल 356 मतलब आपके प्रेसिडेंशियल रूल अर्थात स्टेट इमरजेंसी का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब गवर्नर का मिसयूज़ हुआ था बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर पॉलिटिसाइजेशन एरा आया 1970 से 1980 के बीच में। तो इसमें इंदिरा गांधी जी ने अपने टेन्योर में जो पावर है इमरजेंसी का उसको कई दफ़ा मिसयूज़ किया है। उसी के बाद क्या है, टेंशन बढ़ा तो सरकारिया जो कमीशन है उसको बनाया गया, 1983 में बनाया था। 1988 में इन्होंने रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। तो सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। देन क्या हुआ, इसके बाद भी जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो जुडिशियल इंटरवेंशन देखा गया। तो इसमें बहुत ही फेमस केस है SR बोमाई केस। तो SR बोमाई केस ऑफ 1994 में जो फेडरलिज्म है उसको बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी कंक्रीट वजह के स्टेट गवर्नमेंट को ब्रेक नहीं कर सकती है, इमरजेंसी नहीं लगा सकती है, और अगर वैसा करती है तो ये जुडिशियल रिव्यू के अधीन आएगा। और उसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन रहा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कोई रीज़न नहीं रहा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा।
रिसेंट डेवलपमेंट में देखें तो अभी आपके वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, फिर दिल्ली हो, वहाँ पे हम आपके जो चुनी हुई गवर्नमेंट है और जो गवर्नर है उनके बीच में जो एक टसल है वो हम देख सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन, फिर गवर्नर का रोल, इसको लेके क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नर के, इस बार एपीएससी में भी बना था कि जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है वो कितने हद तक है, कौन कौन से चीज़ों में डिस्क्रिशन को यूज़ किया जा सकता है। तो जो आपका डिस्प्यूट था, इसीलिए क्या हुआ, डिस्प्यूट तो नहीं पूछा लेकिन सिंपली क्या डिस्क्रिशन है, क्या नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वगैरह वगैरह पूछा गया था। बाकी चैलेंजेस क्या है रिलेटेड टू दिस गवर्नर्स ऑफिस, तो एक पार्टीजन अपॉइंटमेंट देखा जाता है। तो जो गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल लेवल में जो पार्टी रूल में आती है, उन्हीं के जो आपके चहीते लीडर्स होते हैं या फिर जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है पार्टी के लिए, उनको गवर्नर बना दिया जाता है। और जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर के पास, जैसे आर्टिकल 200 में हो बिल को लेके, या फिर 356 हो स्टेट इमरजेंसी को लेके, उसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है, तो उसमें भी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको अब्यूसिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो एक अकाउंटेबिलिटी है गवर्नर का, वो काफ़ी कम रहता है। तो जो गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट को लेके कम अकाउंटेबल रहते हैं और प्रेसिडेंट के प्लेजर में ज़्यादा काम करते हैं। और जैसे हमें पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है वो काम करते हैं एज़ पर दी कैबिनेट ऑफ सेंटर, या फिर जो एग्जीक्यूटिव है उनके हिसाब से। तो इसीलिए क्या है, हम एक फेडरल जो इम्बैलेंस है वो देख सकते हैं, एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हम देख सकते हैं। स्टेट जो है वो एलिनिएट हो जाता है और यही सभी चीज़ें क्या करती है, रीजनलिज्म, सेपरेटिज्म को फ्यूल करती है। फिर हम देख सकते हैं जुडिशियल एक ओवरबर्डन भी देखा जाता है इस तरीके के केसेस को लेके। देन पब्लिक जो परसेप्शन है, तो पब्लिक परसेप्शन क्या है कि जो गवर्नर है वो रबर स्टैम्प है या फिर एजेंट है। तो जो डेमोक्रेसी में जो आपके डी जूरी हेड होते हैं, डी जूरी हेड मतलब नॉमिनल हेड, गवर्नर इन स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए, तो उनके ऊपर जो एक फेथ होता है, डेमोक्रेटिक फेथ, वो ख़त्म हो जाता है पब्लिक का, जो सही नहीं है। और बाकी कंटेम्पररी इशू में अगर हम देखें तो कोalition गवर्नमेंट, हंग असेंबली जो है वो बढ़ रही है, तो उसमें जो गवर्नर का रोल है वो काफ़ी समय पे आपके डिबेट में आया है। इसका क्रिटिकल मतलब आपका क्रिटिसाइज़ किया गया है कि गवर्नर ने पार्टीसन रोल प्ले किया है। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है वो तो हमने ऑलरेडी देखा है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑफ अ स्टेट आर्टिकल 153 के हिसाब से, तो ये पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 356। तो क्या क्या रीज़न है, तो गवर्नर रिपोर्ट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। देन डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, तो जो ऐसे क्या है, गवर्नर हो प्रेसिडेंट हो, एड एंड एडवाइस के हिसाब से चलना होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ऐसे कोई वैकम रहता है, खाली जगह रहती है जहाँ पे गवर्नर एक्ट कर सकते हैं विदाउट मिनिस्टर्स एडवाइस, तो उसी को कहा गया है डिस्क्रिशनरी पावर। एड एंड एडवाइस लेना है स्टेट गवर्नमेंट का, वो लिखा है आर्टिकल 163 में। कौन लेंगे एड एंड एडवाइस, गवर्नर। डिग्निफाइड वर्सेस इफिशिएंट पार्ट, तो ये इसी में यही कहा गया है कि जो गवर्नर का पोस्ट है वो काफ़ी डिग्निफाइड पोस्ट है, तो उनको अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है। तो फेडरलिज्म क्या होता है, सेंटर स्टेट जो दो सिस्टम होती है उसी को फेडरलिज्म कहा जाता है, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर भी रहता है। सरकारिया कमीशन क्या है, सेंटर स्टेट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए, रिलेशन को बेटर करने के लिए बनाया गया एक कमीशन है। फिर पुंची कमीशन भी सेम उसी रिगार्डिंग बनाया गया एक कमीशन है, जिसमें डिफरेंट तरीके का सजेशन दिया गया है। जैसे जो गवर्नर है उनका जो अपॉइंटमेंट है न्यूट्रल होना चाहिए, वो एक्टिव पॉलिटिकल कैरियर में नहीं रहने चाहिए, उनका टेन्योर जो है वो 5 साल का फिक्स होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन के बाद ही गवर्नर को अपॉइंट किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस भी इसमें देख सकते हैं कि एक गोल्डन मीन लेना ज़रूरी है। तो गोल्डन मीन अभी एरिस्टोटलियन प्रीमाइसेस में बेस्ड है, या फिर जो मध्यम मार्ग है उसको लेना काफ़ी ज़रूरी है कि सेंटर के आपके नुमाइंदे की तरह भी काम करे, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके हिसाब से भी काम करे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उनके हिसाब से काम करे, तभी गुड गवर्नेंस आ सकता है। नहीं तो क्या है, जो देश का गवर्नेंस है वो चरमरा जाएगा और उससे अल्टीमेट नुकसान जो है वो पीपल को ही होने वाला है। बाकी
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया का पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस कैसा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या कहलाता है, हिस्ट्री क्या है 1935 के एक्ट का, तो ये जो बाकी और भी जो अनुषंगिक चीज़ें हैं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो किताबें हैं NCERTs की वो पढ़ के बेसिक आइडिया जो है वो थोड़ा एक्वायर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में अगर देखें तो क्या हम कर सकते हैं, क्या सजेशन दे सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है उसमें रिफॉर्म लाना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, कि जो अपॉइंटमेंट है CM से कंसल्टेशन होना चाहिए, वो मैंडेटरी होना चाहिए। फिर जो डिस्क्रिशन रहता है गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, उसको आपका कोडिफाई करना है कि कौन से सिचुएशन में कितना डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अनकोडिफाइड होने से क्या होता है, पावर का मिसयूज़ होता है। फिर जो टेन्योर है उसको 5 साल फिक्स करना है। फिर जो जुडिशियल ओवरसाइट है वो रखनी ज़रूरी है। फिर जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ले सकते हैं। अवेयरनेस जो है उसको हम दे सकते हैं थ्रू स्कूल करिकुलम, ताकि जो छोटे से ही जो पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है, जो लूप होल्स है उसको समझ पाए। और मॉनिटरिंग करना है गवर्नर के एक्शन को बाय इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट जो काउंसिल बनती है अंडर आर्टिकल 263 जिसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो वैसे कमीशंस बनने चाहिए और एनुअल रिपोर्ट आना चाहिए गवर्नर का कि उनके जो भी एक्शंस है वो सही है या नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरा आर्टिकल है ये पहले आर्टिकल जो आया न्यूज़पेपर में उसी का ही एक वर्जन है जिसको डिफरेंट राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो एक अभी न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, तो डिफरेंट आर्टिकल आती है, तो थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव थोड़ा 19-20 हमें मिल सकता है। तो इसीलिए हमने ऐड किया ताकि आप चीज़ों को फिर से रिवाइज़ कर पाए इसमें, जैसे आर्टिकल 200, 201, आर्टिकल 143। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है और 2-2 बार 3-3 बार जब पढ़ेंगे तभी चीज़ें फिक्स रहेंगी। और इसमें जैसे पास्ट के अभी जो देखा आर्टिकल उसमें आपकी जो केसेस है वो हमने नहीं देखा, इसमें केसेस को दे दिया गया है। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के जो फंक्शंस है उसको किस तरीके से पास्ट के जजमेंट में रेस्ट्रिक्ट किया है, जैसे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नवम रबिया केस में, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये मैं नहीं समझाऊंगा, इसको आप क्या है खुद से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मैं समझाने वाला हूँ, इस फेडरलिज्म इन रिट्रीट अंडर सिंगल पार्टी हेजिमोनी। तो जो फेडरलिज्म है क्या उसका प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हुआ है अंडर सिंगल पार्टी हेजिमोनी। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि आपका जो 1990s का दौर था, 1990 से लेके 2014 तक, तो उस समय हमने जो एक कोalition एरा देखा था, तो जिसमें क्या है एक पर्टिकुलर पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किया था सेंटर में स्पेशली। तो इसीलिए उस समय क्या था, जो फेडरलिज्म था उसमें आपकी क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म था कि जो स्टेट थे उनके जो बातें थी वो सुनी जाती थी, या फिर जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए थी वो मिलती थी। इट मीन्स स्टेट्स की बातें सुनी जाती थी। लेकिन पोस्ट 2014 देखें तो सिंगल पार्टी का डोमिनेंस आ गया, तो इसीलिए जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ने लगा और जो फ्रिक्शन है वो बढ़ने लगा, स्पेशली जो सेंटर में पार्टी है और जो डिफरेंट स्टेट में अगर अपोजिशन पार्टी है, फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन स्टेट, उसमें जो फ्रिक्शन है वो बढ़ने लगे। तो जो भी फ्रिक्शन है उसका बढ़ने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, तो इसमें एक आपका फिस्कल स्ट्रेन हम देख सकते हैं कि GST जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आया 2017 में अंडर 101 अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें जो स्टेट थी उन्होंने अपने टैक्सिंग पावर को सरेंडर किया, स्पेशली जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पावर था उसको सरेंडर किया। तो उस सरेंडर के पीछे ये था कि उनकी जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहेगी वो सेंटर उसको फील करेगा। लेकिन समय के साथ ये देखा गया कि जो डिफरेंट स्टेट है उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि उन्हें समय पे कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा भी जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है तो उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें जो सेंटर है वो सेस लगाने लग गई, ज़्यादा से ज़्यादा सेस, और जो इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, उसमें सरचार्ज लगाने लगी। तो ये जो सेस एंड सरचार्ज है, सेस को फिर भी बांटा जाता है लेकिन सरचार्ज को ये पूरा सेंटर के डिस्क्रेशन में ही रहता है, और सेस सरचार्ज दोनों को ही क्या नहीं करते हैं, फाइनेंस कमीशन नहीं बांटते हैं, ये सेंटर के हिसाब से बढ़ता है। तो ये लेके एक आपके फ्रिक्शन है, जैसे वेस्ट बंगाल के साथ हो, पंजाब के साथ हो, साउथ इंडियन स्टेट के साथ हो। फिर एक जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो हम देख सकते हैं,
तो स्पेशली जो नॉर्थ के स्टेट है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी हो गया या बिहार हो गया या फिर अदर स्टेट्स हो गए नॉर्थ के। और जो साउदर्न स्टेट है उसमें जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, मतलब जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो बेटर है। तो अभी क्या है, जो आपका नेट पूल ऑफ टैक्सेस होता है, जो नेट पूल ऑफ टैक्सेस डिवाइड किया जाता है अंडर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 280, तो उसमें क्या है, साउदर्न स्टेट्स जो खूब ज़्यादा पैसे कमा के सेंटर को टैक्स वसूलने में मदद करती है, तो उनको डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में पैसे कम मिलते हैं। और नॉर्थ में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया रहता है, तो इसीलिए जो साउदर्न स्टेट है उनके साथ सेंटर का एक कन्फ्लिक्ट रहता है। फिर एक इंस्टीट्यूशनल डीके हम देख सकते हैं। तो प्लानिंग कमीशन जब था पहले, तो उसमें क्या था, आपका जो नेशनल जो डेवलपमेंट एजेंसी थी वो आपकी काम करती थी। इसमें नेशनल डेवलपमेंट कमीशन जो था, ए नहीं एनडीसी, तो उसमें आपके स्टेट के सीएम और पीएम मिलके डिसीजंस लेते थे। तो उस बॉडी को अभी हटा दिया गया और आपकी नीति आयोग लाई गई। और नीति आयोग में क्या है, नो डाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एनहांस किया गया है, लेकिन नीति आयोग के पास पैसे डिसबर्स करने के जो क्षमता है वो नहीं है, जो कि प्लानिंग कमीशन के पास था। और जीएसटी काउंसिल में भी क्या है, फेडरल जो स्पिरिट है उसकी थोड़ी मिसिंग देखी जाती है, क्योंकि अभी आप इसमें अगर देखें तो 1/3 जो वोटिंग है, 3 हिस्से का 1 हिस्सा 33% सेंटर के पास है। और जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन लेने के लिए 75% वोट चाहिए। तो कोई भी जो डिसीजन है उसमें सेंटर अकेले वेटो कर सकती है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है उसको भी जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कि वन नेशन वन इलेक्शन से सेंटर और स्टेट के जो मुद्दे हैं वो एक हो जाएंगे और स्टेट का मुद्दा जो है वो ढक जाएगा और इससे फेडरलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। प्लस जो डिलिमिटेशन है कि 1971 के हिसाब से डिलिमिटेशन को आपका फ्रोज करके रखा गया है, तो अभी उसको 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन किया जाना है। और डिलिमिटेशन स्पेशली बेस्ड होता है पॉपुलेशन के ऊपर। तो इससे क्या है, जो साउदर्न स्टेट है उनकी सीटें कम हो सकती है, नॉर्दर्न स्टेट की सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट का जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है वो ख़राब है, साउथ का जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है अर्थात पॉपुलेशन कंट्रोल वो बेटर है। तो इससे क्या है, एक पनिशमेंट उनको मिल सकता है। तो इसीलिए क्या है, अगर कोई स्टेट बेटर काम कर रहा है उसको इंसेंटिवाइज नहीं करके पनिश किया जाता है, तो उससे क्या है, आपका एक जो कन्फ्लिक्ट है वो लाजमी है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। इसके अलावा भी जो गवर्नर यहाँ पे इतने तक ही मेंशन किया है। बाकी हिस्ट्री में हम अगर देखें तो जो गवर्नर का रोल है उसको लेके आपका कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहा है कि आर्टिकल जो 356 है उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस्तेमाल किया गया है। ओके फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेके जो साउदर्न स्टेट है वो अपोज करते हैं, स्पेशली तमिलनाडु। इसके वजह से जो एजुकेशन फंड है वो सेंटर से रिलीज़ नहीं किया जाता है टुवर्ड्स स्टेट, तो वैसे कन्फ्लिक्ट जो है वो बने हुए हैं। तो अभी इसमें प्री इंडिपेंडेंस में हम रूट देख सकते हैं कि जो आपका फेडरलिज्म है, कि फेडरलिज्म का जो राइज है वो 1921 का एक्ट था, 1919 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद फेडरलिज्म को धीरे धीरे स्ट्रेंथन किया जाने लगा। और बाय द टाइम ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया। तो अर्ली इंडिपेंडेंस में अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्वासी फेडरल सिस्टम को बनाया। फिर भी क्या हुआ, जो इसमें आपका रोल है गवर्नर का आर्टिकल 356 इस्तेमाल करने का, इसको लेके काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो आती रही। फिर जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है उसको लेके भी सेंटर स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट बना रहा। फिर आपका जो राइज ऑफ रीजनलिज्म देखा गया, क्योंकि 1967 के बाद जो डिफरेंट स्टेट है उसमें रीजनल पार्टी का राइज होने लगा और कांग्रेस का डाउनफॉल देखा जाने लगा। तो उसमें क्या है, आपकी जो डिफरेंट स्टेट है उसमें एक रीजनलिज्म का टेंडेंसी बढ़ा, और जब रीजनलिज्म का टेंडेंसी बढ़ता है तो सेंटर स्टेट के बीच कन्फ्लिक्ट होता है। फिर 1990s के बाद कॉलिशन एरा आने लगा कि सेंटर में एक पर्टिकुलर पार्टी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पा रही थी, तो डिफरेंट पार्टी जैसे टीडीपी हो, शिवसेना हो या फिर डिफरेंट अदर पार्टी, उनका जो एक पॉलिटिकल क्लॉट है वो सेंटर में दिखने लगा। और जो सेंटर स्टेट प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए ऑलरेडी मेंशन किया कि सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन ये फॉर्म की गई थी। तो अभी देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर फैक्ट्स है, डेटास है, वो लगभग सिमिलर तरीके के हैं। 2014 के बाद हम सिंगल पार्टी डोमिनेंस देख सकते हैं, चाहे जीएसटी हो, नीति आयोग का हो या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज ही क्यों ना हो। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके तो आगे बढ़ते हैं।
चैलेंजेस क्या क्या है, एक तो फिस्कल इम्बैलेंस है, तो जो टैक्स कलेक्ट होता है नेट पूल ऑफ टैक्सेस उसका सिर्फ 42% जो है शेयर होता है, ऑलमोस्ट 60% जो है वो सेंटर के पास ही रहता है। फिर पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन भी काफ़ी देखी जाती है। इंस्टीट्यूशनल जो वीकनेस है, जैसे जीएसटी बॉडी हो, फाइनेंस कमीशन हो, इसका लैक ऑफ एनफोर्सेबिलिटी देखा जाता है। फिर जो एक इकोनॉमिक डिसपैरिटी है नॉर्थर्न एंड साउदर्न स्टेट के बीच में, उसको लेके भी एक जो प्रॉब्लम वो देखी जाती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन गैप है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एसेट्रा। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, सेंटर का ओवररीच है वाया ऑर्डिनेंसेस, वो क्या करती है, सेंटर स्टेट के बीच जो ट्रस्ट है उसको अंडरमाइन करती है। तो फेडरलिज्म क्या है, सेंटर स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो पहले के जितने भी टैक्सेस थे इनडायरेक्ट, उसको रिप्लेस करके एक पर्टिकुलर एक्ट लाया गया। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, तो कोलैबोरेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसी को कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और इसका अगेंस्ट जो होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट और या फिर कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, जो रिसोर्सेज डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डिलिमिटेशन क्या है, रीड्रॉइंग ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। सिंगल पार्टी हेजिमोनी क्या होता है, जब एक पार्टी डोमिनेंट रोल प्ले करती है। स्पेशल इनइक्वालिटी क्या होता है, स्पेशल मतलब जो स्पेस है, जगह है, उसमें जो इनइक्वालिटी देखी जाती है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ। तो इसमें अभी करना क्या है कि आपका जो हमारे देश का जो फेडरलिज्म है उसको इंटैक्ट रखना है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एंश्योर करना है। डायमेंशंस देखें तो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक देख सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, सोशल में आपका कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, पॉलिटिकल में सिंगल पार्टी जो अगर रूल होता है तो वो आपका क्या होता है, फेडरलिज्म को वीक करता है। लीगली देखें तो 370 का एब्रोगेशन होना, एसिमेट्री को दूर करना, फिर उसको लेके भी चैलेंज होना, वो सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी से आप ये डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा तो बेसिक जो आइडियाज़ है वो आपको हो जाएंगे। बाकी वे फॉरवर्ड में क्या करना है, जैसे आपका इंटर स्टेट काउंसिल है, आर्टिकल 263 ध्यान रखिएगा, ज़रूरी है। तो ये प्रेसिडेंट बना सकते हैं ताकि सेंटर स्टेट के बीच में एक कोलैबोरेशन हम कर सकें। फिजिकल जो रिफॉर्म्स है उसको लाना ज़रूरी है ताकि सेस सरचार्ज जैसे जो पावर है सेंटर के उसको लिमिट किया जाए। डिलिमिटेशन जो है उसको एक फ्रीज कर दिया जाना चाहिए। अगर उसको डिलिमिटेशन करते हैं और सीट को बढ़ाते हैं तो जिनका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छा है उनके लिए भी जो आपकी सुविधा है वो रखी जानी चाहिए और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो बाकी इसी तरीके से आपको डिफरेंट आर्टिकल को पढ़ना होगा और ये PDF ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डाउनलोड करके आप चीज़ों को देख लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है।